नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं गोल्डियम इंटरनेशनल के बारे में बात करूंगा। तो मिस्टर प्रमोद जाजू करके व्यूवर हैं, उनका रिक्वेस्ट था कि इस पे वीडियो बनना चाहिए। तो देखिए, इस स्टॉक को मैं पहले ट्रैक नहीं करता था, लेकिन जब उन्होंने बताया तो मैंने इसको जो पढ़ा इसके बारे में, तो वीडियो तो सॉरी स्टॉक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो इसका बिजनेस मॉडल है काफ़ी अच्छा है। तो उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही एक और कमेंट आया था HOAC फूड्स को लेके, तो उसको भी मैं क्लियर करना चाहूँगा। तो उसमें कमेंट था कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है, उसमें ऑलमोस्ट 8% की गिरावट आई है, लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे आप तो। एचओसी फूड्स पे मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था। इनका हरिओम आटा चक्की करके ये अपना स्टोर चलाते हैं, जिसमें ये रॉ मटेरियल किसानों से या फिर छोटे वेंडर्स हो गए, उनसे एक्वायर करते हैं, उसकी क्लीनिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और अपने इस आटा चक्की हरिओम आटा चक्की करके जो इनका स्टोर्स हैं, 10-12 स्टोर्स हैं नोएडा और दिल्ली रीजन में, उसके थ्रू रिटेलिंग करते हैं। इसके अलावा अपने ऐप से भी वो D2C वाले सेगमेंट में भी है, मतलब कस्टमर केयर पे ऑर्डर लगाता है और ये उसको प्रोडक्ट डिस्पैच करते हैं। ये उनका बिज़नेस है। तो उसपे मैंने बात की थी डिटेल में उस वीडियो में। तो उसपे कमेंट आया हुआ है एक व्यूअर का कि जो है उनका प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 8% से डिक्रीज़ हो गई है। तो एक नेगेटिव पॉइंट है, इसको भी आपको बताना चाहिए था। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि प्रमोटर की होल्डिंग घटना कोई नेगेटिव बात नहीं होती है। ये जो जनरल बुकिश नॉलेज है, एमबीए, सीए, सीएफए, ये सब का जो ये माइंडसेट है, वो ये सब बातें मानते हैं कि मतलब प्रमोटर की होल्डिंग घट गई तो ये नेगेटिव बात हो गई। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग थोड़ी-सी बढ़ा ली, तो वो बहुत पॉजिटिव बात हो गई, फिर से उस शेयर को चलो खरीद लो। तो देखिए, ये ऐसा नहीं होता। ये एक्चुअली ये इंडिया में ही इन चीज़ों को ज़्यादा माना जाता है। अब बाहर की कंट्रीज़ में, यूएस वगैरह में देखेंगे तो वहाँ की प्रमोटर की होल्डिंग मुश्किल से 10-15, मतलब 20% तो बहुत उड़ के हो गई, तो 20%, इससे ज़्यादा प्रमोटर की होल्डिंग रहती नहीं है। एक्चुअली बिज़नेस क्या होता है, वो प्रमोटर नहीं रन करता है, प्रोफ़ेशनल की पूरी टीम होती है, वो रन करती है। सपोज़ मेरा बिज़नेस है कोई, उसको मैंने स्केल किया, अपने बिज़नेस को बड़ा किया। अब मेरी लाइफ़ में कुछ एस्पिरेशंस भी होंगे कि मैं अपने घर को अपग्रेड करना चाह रहा हूँ, अपनी गाड़ी को अपग्रेड करना चाह रहा हूँ। लाइफ़ में मेरे और भी कुछ दूसरे शौक होंगे, जहाँ मैं पैसे लगा के उन शौक को पूरे करना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? मैं इक्विटी को बेचूँगा अपने, कुछ पैसे उठाऊँगा और उससे लाइफ़ के अपने दूसरे जो मेरे शौक हैं, उनको पूरे करने की कोशिश करूँगा। तो बस इतनी सी बात है, प्रमोटर ने अगर अपनी होल्डिंग हटा रहा है तो, ठीक है? तो उसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। अब दूसरा पॉइंट जो एचओएसी फूड्स है, इसमें क्या हुआ? इसमें प्रमोटर ने अपना स्टेक नहीं घटाया। उन्होंने क्यूआईपी के थ्रू अपना 10 या 11 करोड़ के आसपास उन्होंने फंड रेज़ किया है। क्यूआईपी क्या होता है कि इसमें इंस्टीट्यूशंस को फ्रेश शेयर कंपनी इश्यू करती है, नए शेयर्स, और इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जो आपके म्यूचुअल फंड्स हो गए, डीआईआई हो गए, उनको सेल करती है और वहाँ से फंड रेज़ करती है। अब एचओएसी फूड्स के केस में क्या है कि उन्हें अब भाई अपने स्टोर्स एक्सपेंड करने हैं। मिडिल ईस्ट में ये अपना एक्सपोर्ट वाला काम इन्होंने शुरू कर दिया, तो उसके लिए इनको कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने फंड रेज़ किया हुआ है। तो अब मान लीजिए इनके पास 100 करोड़ शेयर्स थे, ठीक है? उसमें से 50% प्रमोटर की होल्डिंग थी, मान लीजिए, ऐसा है नहीं लेकिन मान लीजिए, इनके पास 100 करोड़ शेयर्स थे, 50 करोड़ शेयर्स प्रमोटर्स के पास थे, तो 50% होल्डिंग प्रमोटर के पास हो गई। अब उन्होंने 20 करोड़ शेयर और इश्यू कर दिए, जिस क्यूआईबी के लिए, और ये 20 करोड़ शेयर्स और इश्यू, फ्रेश शेयर्स इन्होंने इश्यू करके जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनको सेल कर दिए और वहाँ से फंड रेज़ कर दिया। अब आप देखिए, कंपनी के पास 100 करोड़ शेयर थे, अब 120 करोड़ शेयर हो गए, ठीक? प्रमोटर के पास पहले 50 करोड़ शेयर थे, मतलब 50% था, लेकिन अभी भी 50 करोड़ ही शेयर है, लेकिन अब 120 करोड़ में 50 करोड़ शेयर है, पहले 100 करोड़ में 50 करोड़ शेयर था। तो अब आप देखेंगे तो वो जो पहले 50% था, अगर आप परसेंटेज टर्म कैलकुलेट करेंगे, तो वो 41% के आसपास आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि 9% प्रमोटर की होल्डिंग घट गई, लेकिन उन्होंने अपना शेयर नहीं सेल किया है, बल्कि उन्होंने फ्रेश शेयर्स इश्यू किए हैं और उसे सेल किया है क्यूआईपी के लिए। तो एचओएसी फूड्स में यही हुआ है, जिस वजह से प्रमोटर की होल्डिंग आपको कम दिख रही होगी, जो कि पहले से 8% ऑलमोस्ट कम हो गई है। तो ठीक है, तो उन्होंने अपना कोई स्टेक सेल नहीं किया है, और स्टेक सेल किया भी होता तो उसको आप इस तरीके से मत देखा करिए कि स्टेक सेल हो गया तो नेगेटिव हो गया, स्टेक उन्होंने थोड़ा-सा एक्वायर कर लिया तो वो बहुत पॉजिटिव हो गया, ऐसे आप मत देखा करिए। आप बिज़नेस में क्या कुछ बिज़नेस को लेके प्लान है मैनेजमेंट का, आगे जो एक्सपेंशन को लेके आप उसको समझने की कोशिश किया करिए, और वो जो प्लान है वो कितना एग्जीक्यूट हो रहा है ग्राउंड पे, उसको आप ट्रैक किया करिए।
उससे आपको समझ में आएगा बिजनेस कहाँ जा रहा है और उसी से आपका रिटर्न बनेगा। तो अब बात करते हैं गोल्डियम इंटरनेशनल पे। तो गोल्डियम इंटरनेशनल क्या है कि इनका जो मेन बिजनेस है वो तो बी टू बी है। मतलब मोर देन 99% रेवेन्यू अभी के टाइम पे इनका बी टू बी वाले सेगमेंट से आता है। बी टू बी में क्या है कि ये गोल्ड सॉरी डायमंड की ज्वेलरी जो है ये सप्लाई करते हैं स्पेशली यूएस में। तो उसमें डायमंड में भी इनका 2 सेगमेंट है, एक तो इनका नेचुरल डायमंड का, दूसरा लैब ग्रोन डायमंड का। पहले ज़्यादा रेवेन्यू इनका नेचुरल डायमंड से आता था, लेकिन अब वो शिफ्ट हो रहा है लैब ग्रोन डायमंड की तरफ। अब आप देखेंगे तो इनका मेजॉरिटी में जो रेवेन्यू है, वो लैब ग्रोन डायमंड से आ रहा है। लैब ग्रोन डायमंड में क्या है कि वो एक तो इनके पास अर्ली मूवर का एडवांटेज आ गया है क्योंकि इन्होंने बहुत जल्दी उस पे शिफ्ट कर लिया है। और उसका जो सेल्स ग्रोथ है लैब ग्रोन डायमंड का वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। कंज्यूमर में इसकी डिमांड बढ़ रही है, स्पेशली यूएस वगैरह जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे तो अभी काफ़ी तेज़ ग्रोथ आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि एक तो प्राइस के मामले में थोड़ा सस्ता पड़ जाता है नेचुरल डायमंड से। दूसरा इसको ज़्यादा एथिकल माना जाता है। इसमें कोई माइनिंग वगैरह नहीं होती, लैब में बनाया जाता है। तो बी टू बी के अलावा इनका बी टू सी वाला भी सेगमेंट है जो इन्होंने अभी जल्दी में ही शुरू किया है, यानी कि नवंबर 2024 के आसपास से इन्होंने स्टार्ट किया है। इसमें क्या है कि इंडिया में अपना ओरिजिन करके अपने स्टोर्स लगा रहे हैं। तो अभी तक इन्होंने 6 स्टोर्स मुंबई में लगाए हुए हैं। इन स्टोर्स के थ्रू यही अपना ये जो डायमंड ज्वेलरी है इसकी रिटेलिंग करना चाह रही है। तो इनका जो ये बी टू सी वाला सेगमेंट है जिसमें ये रिटेलिंग कर रहे हैं डायमंड ज्वेलरी की, तो इतना तो क्लियर ही होगा आप लोगों को कि जो रिटेलिंग वाला सेगमेंट होता है उसमें मार्जिन ज़्यादा होते हैं बी टू बी से आप कंपेयर करेंगे, कि बी टू बी में ज़्यादा प्राइसिंग पावर नहीं होता है। जनरली होता क्या है कि जो भी जिस क्लाइंट को आप सप्लाई कर रहे हैं बी टू बी में, उस क्लाइंट के पास आपके जैसे और भी वेंडर्स होते हैं जिनसे वो सप्लाई लेता है। आप अकेले सप्लायर नहीं होते हैं। तो अगर आप प्राइस इंक्रीज़ करेंगे तो जो बाकी वेंडर्स हैं जिनसे वो ले रहा है, वो उनसे ज़्यादा सप्लाई लेगा और आपसे कम कर देगा। इसलिए मेरे पास एज़ अ बी टू बी प्लेयर मेरे पास कोई प्राइसिंग पावर नहीं होता है कि मैं अपनी इच्छा से प्राइस बढ़ा लूँ। जो मार्केट में प्राइस इंक्रीज़ होगा मैं उसी के अकॉर्डिंग उसी के लाइन होके अपना प्राइस बढ़ा सकता हूँ। और हाँ, इनका जो बी टू बी वाला सेगमेंट था उसमें ऑनलाइन चैनल के थ्रू ही इनका सेल्स जनरेट होता है। और Q4 का आप देखेंगे FY 25 का Q4 वाला जो रिजल्ट है, उसमें 30% रेवेन्यू इनके ऑनलाइन सेगमेंट से आया है। बी2बी का ही सेगमेंट है लेकिन वो ऑनलाइन चैनल से उसकी सेलिंग होती है। इसके अलावा इको फ्रेंडली डायमंड्स करके ये एक्विजिशन इन्होंने किया हुआ है, इसमें 88% इनकी हिस्सेदारी है। तो ये इनके बैकवर्ड इंटीग्रेशन का पार्ट है। तो अब बात करते हैं कि फ्यूचर में क्या कुछ ग्रोथ ट्रिगर्स बन रहे हैं इनके बिजनेस में। तो देखिए ये अब क्या है कि ये अब लैब ग्रोन डायमंड की तरफ अपने बिजनेस को शिफ्ट कर रहे हैं। अब अगर आप 1 साल पीछे देखेंगे यानी कि FY 24 के Q4 में, तो इनका 54% रेवेन्यू लैब ग्रोन डायमंड से आ रहा था, जो कि अब FY 25 के Q4 में देखेंगे तो 82% हो गया है वो रेवेन्यू लैब ग्रोन डायमंड से। तो इन इस वाले सेगमेंट में मतलब इनका जो बिज़नेस है वो लैब ग्रोन डायमंड की तरफ शिफ्ट हो रहा है और इस लैब ग्रोन डायमंड्स में डिमांड भी काफ़ी आ रही है ग्लोबली। उसके 2 मेन रीज़न्स हैं, एक तो इसको ज़्यादा एथिकल माना जाता है और दूसरा प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें एडवांटेज है, मतलब ये चीपर पड़ता है नेचुरल डायमंड से। और दूसरा इनका जो बी2सी वाला सेगमेंट है जो कि अभी स्टार्ट ही हुआ है, ओरिजिन करके जो ये अपने स्टोर्स लगा रहे हैं। तो अभी इन्होंने 6 स्टोर्स ओपन कर दिए हैं मुंबई में, मुंबई के अलग-अलग रीजन्स में। बात करें उन लोकेशंस की अगर तो वो लोकेशंस है बोरीवली, खारघर, बांद्रा, अंधेरी, मुलुंड और फेयरमाउंट होटल एयरपोर्ट के पास। तो ये टोटल 6 स्टोर्स हैं, जो इन्होंने अपना ओरिजिन स्टोर्स के लिए ओपन किया हुआ है। और इसकी इन्होंने पोर्टल भी बनाया है ओरिजिम इंडिया करके। तो ओरिजिम इंडिया करके ये जो इनका पोर्टल है इससे वो ये पूरे पैन इंडिया पे सप्लाई देंगे, मतलब आप कहीं से भी ऑर्डर लगाइए, इनका प्रोडक्ट डिस्पैच हो जाएगा। इसमें रिटेल से जो इनका स्टोर है उससे ज़्यादा बेटर मार्जिन आएगा जो इनका पोर्टल वाला सेगमेंट है। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें आपको स्टोर नहीं लगाना होता है, तो जो स्टोर को लगाने और उनके ऑपरेशंस का जो कॉस्ट आता है वो नहीं आएगा। आप कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे अपने वेयरहाउस बना देंगे और वहीं इस प्रोडक्ट को डिस्पैच कर। तो एज ऑफ मार्च 2025 इनके पास लगभग 140 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो कि इन्हें अगले 3 से 4 महीनों में उस ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करना है। और इसमें जो ऑनलाइन इनके ऑर्डर्स आते हैं, वो उसमें कैलकुलेट नहीं है। और देखें दूसरी तरफ तो कंपनी पूरी तरीके से डेब्ट फ्री है, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। इसके अलावा इनके पास 288 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट है। तो मतलब जो इनको आगे अपने बिज़नेस में फास्ट एक्सपेंशन करना हुआ, तो उसके लिए इनके पास पर्याप्त कैश पड़ा हुआ है। तो एक तो इनके बिज़नेस में एक नेगेटिव चीज़ मुझे जो दिख रही है वो कि ये डिविडेंड ज़्यादा पे करते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ पे करते हैं। तो जनरली आप देखेंगे तो लोग डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स ढूँढते रहते हैं,
बहुत से इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनको कि लगता है कि मतलब डिविडेंड पेइंग स्टॉक है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जनरल नॉलेज है, बुकिश नॉलेज है कि स्टॉक को डिविडेंड पे करना ही चाहिए। जो आप ढेर सारी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उसमें यही सब बताया जाता है। तो देखिए, जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते हैं, डिविडेंड पे करने का मतलब है कि कंपनी उस कैश को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पा रही है, जो वो अपने बिज़नेस से जनरेट कर रही है। मुझे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा स्टॉक चाहिए जो कि अपने कैश को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करे और ज़्यादा प्रॉफ़िट जनरेट करे। जिससे कि मेरा जो स्टॉक प्राइस है वो ज़्यादा एप्रिशिएट हो और मेरा वेल्थ मल्टीप्लाई हो। मुझे 2-4 रुपए का वो डिविडेंड नहीं चाहिए, बल्कि अपने वेल्थ को 2-4 गुना करना है। तो इनके कॉन कॉल में क्या कुछ निकल के आया है, फ्यूचर ग्रोथ को लेके क्या कुछ प्लान्स हैं इनके, जो कॉन कॉल में हमें समझ में आया, तो वो कुछ भी एक बार उस पे बात कर लेते हैं। तो जो इनका रिटेल वाला सेगमेंट है, उस पे तो ये काफ़ी एग्रेसिव एक्सपेंशन करने वाले हैं। मार्च 2025 तक इनके पास 6 स्टोर्स थे मुंबई में। FY 26 में ये 20 से 25 और स्टोर्स ऐड करना चाह रहे हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म टारगेट इनका देखेंगे तो अगले 4-5 सालों में ये इनका ओरिजिन स्टोर जो है, ये 150 से 200 नंबर ऑफ स्टोर्स अपना पहुँचाना चाह रहे हैं। और पर स्टोर इनका 2 से ढाई करोड़ रेवेन्यू का टारगेट है पर ईयर। तो इनका जो ये ओरिजिन करके जो रिटेल वाला सेगमेंट है, इसमें इनका ग्रॉस मार्जिन काफ़ी अच्छा है, जो कि रिटेल वाले सेगमेंट में B2B वाले सेगमेंट से ज़्यादा मार्जिन रहता ही है। इसमें 40 से 42 ऑलमोस्ट 45% तक का इनका मार्जिन आ रहा है। और इसका 2 में रीज़न है। एक तो इनका जो लैब ग्रोन डायमंड जो ये बनाते हैं, तो इको फ्रेंडली डायमंड्स करके जो इनका जो इन्होंने एक्विजिशन किया हुआ है, इनका इन हाउस हो गया मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा ज्वेलरी की जो डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इन हाउस है। तो इस वजह से इनके मार्जिन्स बढ़ के आ रहे हैं। और इतने ज़्यादा मार्जिन के बाद भी ये जो मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे 5 से 10% तक इनके प्रोडक्ट चीपर है। तो इनका जो B2B वाला सेगमेंट है, जिससे अभी इन्होंने 800 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया है, इसको अगले 3 से 4 सालों में ये डबल करने का टारगेट लेकर चल रहे हैं। और आप ध्यान दीजिए कि इनका मोर देन 99% रेवेन्यू इनके B2B वाले सेगमेंट से ही आता है। जो ओरिजिन करके इन्होंने अपना रिटेलिंग वाला सेगमेंट शुरू किया है, उससे 1% से भी कम रेवेन्यू अभी के टाइम पे आ रहा है। और इनका जो B2B वाला सेगमेंट है, उसका 30% रेवेन्यू ये ऑनलाइन चैनल से अपना सेल कर रहा है। ठीक है? तो वो भी एक काफ़ी अच्छी बात है, इनका जो ऑनलाइन वाला सेगमेंट है। क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट होता है, जो ऑनलाइन वाला पोर्टल होता है, तो ये भी इनके बिज़नेस के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अभी B2B वाला जो सेगमेंट है, इसमें इनका जो मेन मार्केट है वो यूएस है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट जो नए मार्केट्स हैं, उनको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और बहुत जल्दी वहाँ पे भी इनका ठीक-ठाक मार्केट बन जाएगा। यूएस ने 10% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाया हुआ है लैब ग्रोन डायमंड्स पे, तो वो जो ड्यूटी है उसका 50% से लेके 100% तक ये सक्सेसफुली अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर पा रहे हैं। तो इसके अलावा अब इनका अगर आप समझेंगे तो अभी 800 करोड़ का रेवेन्यू ये जनरेट कर रहे हैं। अगले 3 से 4 सालों में ये उसको डबल करना चाह रहे हैं B2B वाले सेगमेंट को। यानी कि वहाँ से वो 1600 करोड़ का रेवेन्यू इनका B2B वाले सेगमेंट से आ जाएगा। इसके अलावा 150 से 200 अपने स्टोर्स लगाएँगे ये रिटेलिंग के लिए। तो उससे 2 से ढाई करोड़ पर स्टोर इनका रेवेन्यू का टारगेट है। तो मान के चलिए कि 300 से 400 करोड़ के आसपास रेवेन्यू ये वहाँ से जनरेट कर लेंगे। और वहाँ मार्जिन इनका ज़्यादा होगा, 40-45% के आसपास इसमें मार्जिन है। तो आप मोटी-मोटा अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो 16 लगभग 2000 जो अभी 800 करोड़ का रेवेन्यू है, अगले 3 से 4 सालों में ये 2000 करोड़ के आसपास ये टच कर जाएगा। और चूँकि रिटेल वाले सेगमेंट में मार्जिन ज़्यादा है, तो इनका ओवरऑल जो मार्जिन है वो थोड़ा बहुत इम्प्रूव होगा ही। अब कितना इम्प्रूव होगा वो आगे हम देखेंगे, ज़्यादा उस कैलकुलेशन में नहीं जाऊँगा। तो मान के चलिए कि अगले 3 से 4 सालों में ये अपने रेवेन्यू को ऑलमोस्ट 2.5x तक कर लेंगे। तो ये इनके बिज़नेस को लेके आपका जो दिमाग में वो होना चाहिए कि बिज़नेस कहाँ जाएगा, तो यही समझ के चलिए कि 2.5x रेवेन्यू अगले 3 से 4 सालों में ये होना है। तो जितना मैंने गोल्डियम के बारे में पढ़ा वो सब मैंने इस वीडियो में आपको डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा कुछ भी जो मेरी नज़र न गई हो, अगर आप लोग के पास ऐसा कुछ हो, कुछ आप शेयर करना चाह रहे हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और किसी दूसरे स्टॉक को लेके क्वेरीज हो, हाँ, ये है कि ज़्यादा करके रिटेलिंग और कंजम्पशन रिलेटेड जो स्पेस है मैं उसी पे फोकस्ड रहता हूँ, क्योंकि वहाँ सेक्युलर ग्रोथ आता है। आपकी जो ये ग्रीन एनर्जी हो गया, इंफ्रा हो गया, ये सब सिक्लिकल सेक्टर होते हैं, मतलब साइकिल्स में चलते हैं। इसमें आप लंबे समय तक पैसा नहीं बना सकते हैं। और उसमें हर कोई पैसा बना भी नहीं पाता है। इसमें आपको सही समय पे एंट्री करना होता है, सही समय पे एग्ज़िट करना होता है। आपका पैसा बन गया लेकिन आप सही समय पे अपने स्टॉक को सेल नहीं किए, तो फिर आपका पैसा वो आपके घर आ नहीं पाता है, जो आपका बना हुआ पैसा है। लेकिन जो रिटेलिंग और कंज़म्पशन वाला स्पेस है,
इसमें आप पैसा बना लेते हैं और ट्रैकिंग ईज़ी होता है, चूँकि बिज़नेस आपको समझ में आता है, बिज़नेस कर क्या रही है कंपनी, ये सामान बेच रही है, वो सामान बेच रही है। एकदम ईज़ी बिज़नेस होता है वो, एकदम समझ में आता है, हर किसी को समझ में आ जाए। लेकिन जो दूसरे बिज़नेसेस होते हैं, कोई केमिकल बना रही है, केमिकल बेच रही है, वो केमिकल कहाँ यूज़ हो रहा है, आगे क्या डिमांड आने वाली है, कौन-कौन उसको यूज़ करेगा, वो सब हमें समझ में नहीं आता है। तो ठीक है, आप मतलब कंज़म्पशन रिलेटेड अगर स्टॉक्स आप क्वेरी रहेगी तो उस पे मैं ज़रूर उस पे पढ़ूँगा, आपसे शेयर करूँगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि जो भी फ्यूचर में वीडियोज़ मैं डालूँ, उसकी नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत मिल जाए।